जिसको जाना नहीं उसको खुदा क्यों माने, और जिसे जान चुके हों वो खुदा कैसे हो। जी ये मेरे रूहानी उस्ताद परवेज मेहंदी साहब, उनको मैं बहुत पसंद करता था। ये उनकी गज़ल है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं लकी था कि बचपन में ही मुझे हमारे जो रिश्तेदार थे सारे म्यूज़िक वाले थे, सब म्यूज़िक में गाते थे। मैं 7 जनरेशन से गा रहा हूँ। ओ गड्ढे ते न चढ़दी गड्डी ते न चढ़दी छड़ियां दे टट्टू ते टप चढ़दी, बोल तारा रा कंजरी कलोल कर दी। बोल तारा को हो गए 27 साल और बल्ले बल्ले को हो गए हैं ऑलमोस्ट 26 साल हो गए हैं। डरते डरते को भी 26 साल हो गए हैं। मेरा दोस्त है जो अभी बॉम्बे रहता है, हम लोग बांद्रा में मैकडोनल्ड बैठे थे। बोला भाजी तुसी बॉम्बे कदों आओगे? मैं कदों आओगे? मैं तो बॉम्बे बैठ खा तो रहे शो करके आए। नहीं इंडस्ट्री में कदों आओगे? मैं कहा जो पाजी बुलाएंगे। पाजी को धर्मेंद्र पाजी? मैं कहा नहीं। कौन? मैं बच्चन साहब। जब वो बुलाएंगे तब आऊँगा। तो वो ना बर्गर खाता खाता हल्का सा हंसा, शायद दिमाग बहुत चढ़ गया। भाई होते हैं और दोस्त होते हैं थोड़ा सा। 6 महीने बाद बच्चन साहब ने कॉल कर दिया, बोले मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? अब सोचे अब मैं तभी सोचना कि कितना मैं लकी हूँ। जिसको जाना नहीं उसको खुदा क्यों माने, जिसको जाना नहीं उसको खुदा क्यों माने, और जिसे जान चुके हों वो खुदा कैसे हो, और जिसे जान चुके हों वो खुदा कैसे हो। मैं पैगंबर तो नहीं मेरा कहा कैसे हो, जो शजर क्या बात है सर, ये आपके उस्ताद जी की। जी ये मेरे रूहानी उस्ताद परवेज मेहंदी साहब, और उनको मैं बहुत पसंद करता था। ये उनकी गज़ल है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब गोरखपुर में होते थे, जिनसे मैंने सीखा। जहाँ भाग के गए थे जी मैं भाग पंजेब बिकवा के 60-70 रुपए में। बिल्कुल। सो वो मेरे उस्ताद थे राहत अली खान साहब, और उनकी भी बरसी अभी 6 दिसंबर को ही गई है। तो बहुत कमाल थे, मज़ेदार। उन्हीं से जो सीखा और वो ब्लेसिंग मिली। मैं लकी था कि बचपन में ही मुझे हमारे जो कुछ नज़दीकी जो हमारे रिश्तेदार थे सारे म्यूज़िक वाले थे, सब म्यूज़िक में गाते थे। मैं 7 जनरेशन से गा रहा हूँ, वो भी 7 जनरेशन से हमारे रिश्तेदार। मतलब जितने लोग हम लोग सामने एक दूसरे को जानते थे, क्लोज 25-30 रिश्तेदार, कोई मामा कोई चाचा कोई उनका आगे रिश्तेदार, वो सारे 7 जनरेशन से गाने वाले। 5 साल से आपने शुरू किया जी गुरुद्वारे में शब्द आपने क्या सुन सकते हो? मतलब वो मैं अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं रास्ते में आ रहा था अभी, तो आपके गाने सुन रहा था, आपके इंटरव्यू सुन रहा था। सामने जीपीएस लगा रखा था मैंने आपके घर आने के लिए, और मैं भूल गया। जीपीएस मैंने बंद कर दिया, सामने चल रहा है, मैं सीधे चले जा रहा हूँ, डेड एंड आ गया। मैं कहा जाना कहाँ है? तो आपके गाने में मतलब वो क्या बात है कि हम खो जाते हैं? मेरे गाने में सबसे बात यह है कि मेरे गाने में ना सच्चाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक बड़ी मेहनत की हम लोगों ने, और जब भी कोई कंपोजिशन बनाई वो तो बनाने वाला रब है। और फिर ब्लेसिंग मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब की, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि मैं जो भी ट्यून बनाता हूँ, धुन बनाता हूँ, रिदम बनाता हूँ, तो मेरे काम करने का तरीका है कि वो बहुत ही कहते हैं कि उसके अंदर बिल्कुल रम जाता हूँ, रच जाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मेरे मन में हरदम यही सोच होती कि इसको मुंबई इंडस्ट्री ने सुनना है, बॉलीवुड ने सुनना है, मेरे काम को साउथ इंडियन म्यूज़िक ने सुनना है, AR रहमान ने सुनना है, और
बहुत अच्छे MM करीम साहब, जिनके लिए मैंने बाहुबली गाया तीनों लैंग्वेज में, उन्होंने सुनना है। मतलब साउथ ने सुनना है, मुंबई दुनिया भर में सुनते हैं, दुनिया भर में। मेरे को लगता है लंदन वाले बहुत बड़े यू आर बियॉन्ड बाउंड्री। आप जो 4-5 लोगों से आपकी ना हरदम लड़ाई रहती है। मतलब आपने अगर विन करना है तो उनसे उनको ऐसा काम किया जो उनको अच्छा लगे। सिर्फ लाहौर इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है। लाहौर को, लंदन को, बॉलीवुड को, साउथ को, इन 4 चीज़ों को पहले देखना होता है कि मेरा गाना ऐसा हो कि जो सर चढ़ के बोले। उसके लिए मेहनत बहुत होती है। सो मुझे लगता है इसमें एक तो सच्चाई है और दिल से काम किया हुआ है। दूसरा राग बेस है, कोई इधर उधर की फालतू बातें नहीं है कि चलो भी जो गिमिक्स है फटाफट ऐसा वर्ड बोलो कि गाना हिट हो जाए, ऐसा नहीं। और फिर लैंग्वेज या बोल ऐसे हैं, पहले बात तो है ही पंजाबी बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर फिर कोई बोल ऐसे बोल नहीं है कि जो थोड़े चीप हो कि फटाफट लोगों को चढ़ के दिमाग पे। बोल भी आपको जल्दी समझ नहीं आएंगे, लेकिन इतने सादे होते हैं, हुक्राइन इतनी सादे होती है, एकदम जुबान पे चढ़ जाती है। तो मुझे लगता है सर यही काम है। बाकी परवरदिगार की बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आज हम लोग बिल्कुल 2022 के जाते हुए साल में आखिरी दिन मैंने किसी को भी कहा ही नहीं कि मैंने इंटरव्यू करना है। सच्ची बोले बिल्कुल नहीं, मैंने अपने काम करूंगा, लेकिन आखिरी हम काम कर रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही। 2022 के अंदर हम लोग आखिर में कर रहे हैं बातें, और लोगों तक ये जाएंगी, काम आएंगी, पर बड़ी मेहनत और शिद्दत से काम करते हैं। आज मेरे गाने को बोलो तारा को हो गए 27 साल, और बल्ले बल्ले को हो गए हैं ऑलमोस्ट 26 साल हो गए हैं। डरती रबरों को भी 26 साल हो गए हैं। नाना नारे को भी, अपना सड़ना रहोगे ऐश करोगे, उसको तकरीबन उसको भी 26 साल हो गए। बच्चन साहब से मैंने काम किया। फिर एक तुन गाना है, उसको 22 साल हो चुके हैं। पर खुशी की ये बात है कि अब आज की दिन भी अगर मेरी बेटी अजीत कौर मेहंदी, जो नवराज हंसराज हंस जी के बेटे से शादी है, तो वो उनका शो आज करजत में है। तो सुबह आज 10 बजे उसका फ़ोन आया, पापा जब बिजी तो नहीं? मैं नहीं। मैं कहाँ पे हो? बोलते वो तो छोड़ो, मैं बताती हूँ, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। वीडियो कॉल किया तो मेरा गाना बज रहा था, साढ़े नाल रहोगे, तो वहाँ पे लोग नाच रहे हैं करजत में। बोले कि पापा जी हम जहाँ भी जाते हैं वो खुद शो करते हैं। एक शो कर रहे होते हैं पर वो खुद गा रहे होते हैं, और उस शहर में 50 लोगों को वही गानों की आवाज़ आ रही होती है। तो मैं बहुत लकी हूँ, खुश हूँ। सर एक गाने होते हैं जो यहाँ लगते हैं, आपके गाने मुझे लगता है यहाँ से यहाँ हर जगह लगते हैं। मतलब मेरे जैसा बंदा कभी शायद डांस नहीं करता, बट लेकिन जब आपके गाने बजते हैं ना तो एक अलग करंट, एक अलग मतलब कुछ हो जाता है। तो हो सकता है मैं एक आधा सवाल भी अपना भूल जाऊं क्योंकि आप बैठे हैं साथ में। सर वो शब्द अगर सुना दें तो मतलब वो एक साल का एंड एक बड़े शानदार नोट पे होगा। मेरे लाल जियो, मेरे लाल जियो, तेरा अंत ना जाना, तेरा अंत ना जाना, तू जल थल महियल भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना, मेरे लाल जियो। 5 साल का था। मेरे फादर अजमेर सिंह चंदन, श्री अजमेर सिंह ने जब मुझे शब्द सिखाया था, तो जब मैं गाता था तो मैं सोचता था कि मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ बोला हुआ है कि मेरे लाल जियो, तेरा अंत ना। मैं तो कि लाल मेरा, मुझे कह रहे कि शायद मैं उनका बेटा हूँ, मेरे लिए बनाया उन्होंने। बाद में समझ आया जब 15-16 साल का हुआ कि वो शब्द है, गुरु नानक साहब कहते हैं कि परमात्मा को बोले कि हे मेरे लाल, लाल माणक जवाहर, तो हे मेरे लाल, तेरा अंत कोई नहीं जान सकता। तू जल थल महियल, जल में थल में हर जगह भरपूर लेना, हर जगह तू समाया हुआ है, तू आप पे सर्व समाना, तू कण कण में रोम रोम में सब जगह समा रखा है। तो वो 15 साल में पता लगा, लेकिन मैं जब मैं गाता छोटा था मैं बहुत खुशी से गाता था कि मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया, मेरे लाल जियो। तो ये मेरा पहला शब्द था। और मुझे याद है अभी तक गुरुद्वारा धनबाद बिहार, और अब तो झारखंड हो गया, धनबाद में बैंक बोर्ड में बहुत गुरुद्वारा बहुत अच्छा था, और उसमें कम से कम ऑडियंस जो है
संगत 250-300 बैठती थी। उस दिन तो पूरा भरा हुआ था हॉल, बाहर भी लोग थे। तो जब मैंने पहले परफॉर्म किया था, मुझे एक तो डर बिल्कुल नहीं लगा, मेरे फादर साहब की मेहरबानी के ऑडियंस का डर पहले निकाल दिया और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो मुझे अभी भी वो दिन याद रहता है। ये मेरी बात के मेरे ख्याल 1972 की बात है। 72 में मैंने गाया और मुझे वो याद है, माहौल, वहाँ के फूल, वहाँ का बाहर का दफ्तर, ये सारी चीज़ें। सो मुझे लगता है कि गुरु नानक साहब ने मुझे सिर्फ गाने के लिए बनाया है। अगर मैं गाना नहीं गाता तो मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं बहुत डर जाता हूँ कि यार कि अगर ये नहीं होता तो आप समझो कि रोज़ जब मैं शावर में होता हूँ, जब वो सर्दियों में गर्म पानी आता है, तो जब शावर से मैं नहाता हूँ तो नहाता कहता तान गुरु नानक सच्चे पातशाह, रब्बा कितनी मेहरबानी, इतना अच्छा गर्म पानी तूने दिया हुआ है, तेरी मेहरबानी है कि इतने अच्छे पानी से मैं नहा रहा हूँ या खा रहा हूँ, बैठा कुछ भी हो रहा हूँ, तो ये सारी उसकी मेहरबानी। अगर मुझे ये नहीं आता होता म्यूज़िक, बड़ी मुश्किल होनी थी बहुत। आपको पता है कि हर जगह मारो मार रहती काम के लिए, तो मैं और तो कुछ कर भी नहीं सकता था। और ना मैथमेटिक्स इतना कमाल था, ना बोलने में इतना कमाल था। अच्छा, कई बार हम थोड़े दिन पहले हंस भाई के साथ में बैठा था, तो बोले कि आजकल हंस भाई जैसे बोलते बोलते बोले कि मैं एक बुक लिख रहे हैं जी। मैंने पहले बुक लिखी थी, एक बुक लिख रहा हूँ। तो मैं उनको बड़े आराम से सुन रहा था। मैं कह रहा था यार शुक्र है यार कि मैं सिर्फ गाने ही गा रहा हूँ और बुक लिखनी, बाप रे, मुझे तो रोज़ का मैं एक पेज नहीं कोई लिखता हूँ। मैंने कहा ये बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं, कितने कितने कमाल हैं पाजी। तब भी मैं डर गया। तो कहने का मतलब कि सीखा तो सिर्फ गाना ही सीखा मैंने, इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। हरदम अभी भी यही रहता है कि हम लोग कुछ ना कुछ नया 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 करते रहते हैं। तो अच्छा ही है, इसीलिए हमारे पास दलेर मेहंदी है। शुक्र है, शुक्र है। अच्छा, म्यूजिकल फैमिली में थे आप, पैदा हुए, बट ऐसा क्या हुआ कि भाग के गोरखपुर चले गए? मतलब अंदर क्या था उस टाइम? मेरा ना एक कुछ नहीं था। एक बुजुर्ग थे, उनको मैं भूल गया हूँ कौन थे। वो मुझे कहते कि यार तू वहाँ जाएगा अपना अंडमान निकोबार। तो मैंने कहा जी चला जाऊँगा, तो घूमने जाएंगे। ठीक है जी। वो मुझे पहले प्लान बना था बताने, घूमने जाएंगे अंडमान निकोबार। उनके एक शागिर्द थे, कोई निर्मल सिंह थे, गाते थे, कीर्तन करते थे। उनका भाई था रंजीत, वो मेरी उम्र का था। बोलते आप तीनों वहाँ जाना और साथ में कीर्तन भी कर लेना। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट हो गई कि चलो अंडमान निकोबार घूमूंगा। आज 2022 है, मुझे अभी तक नहीं मालूम है, मैंने कभी पता नहीं किया कि अंडमान निकोबार किस दिशा में है। मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ कोई कंट्री नहीं छोड़ी। पर अभी अब मैं आज कल जरूर देखूंगा गूगल पे क्या सीन है, ये है कहाँ पे। तो वो कहते हैं जी जब हम लोग रेलवे स्टेशन गए, उनको भी पता लगा कि अंडमान निकोबार कोई जगह पे जाने का मौका मिलेगा ही नहीं, कैसे जाएंगे। तो कहते हैं क्यों ना एक गोरखपुर में ना गुरुपुरब है कीर्तन का, तो वहाँ चले जाते हैं। तो मैं वहाँ चले जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग बोलते हैं काठमांडू जाएंगे घूमने। तो मैं और खुश हो गया, गाने वाने सुन कर चले चल रे काठमांडू मिलेंगे वहाँ शंभू। चलो यार चलते हैं। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो बोले कितने पैसे चाहिए? तो मेरी ज़रूरत थी सिर्फ 80 रुपये की। वो बेचारी बोली, उसने ना पायल बेची थी अपनी, 80 रुपये की पायलें बेच के मुझे दे दी। वो जाना कहाँ है? मैं कहा यार शायद वो कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार जाना है, तो आ जाऊँगा मैं 5-10 दिन के अंदर। कितने साल के थे आप? ये बात चल रही है 1981 की, शायद एंडिंग की बात चल रही होगी। 81 की? हाँ, मेरा 67 का बर्थ है, तो गिन लीजिए कितने हैं। तो मेरी सिस्टर ने दिए मुझे 80 रुपये। मैंने उनको बोला भाई चलो, लड़कों बोला चलो निकलते हैं। गए जी, यहाँ से गोरखपुर उतरे। गोरखपुर के हमने वहाँ पे जब कीर्तन किया तो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा जी आप यहाँ रुक जाओ कीर्तन के लिए। मैंने कहा नहीं यार, हमने तो काठमांडू जाना है घूमने के लिए। क्या जटाशंकर गुरुद्वारा था,
गुरु नानक देव जी वहाँ गए। तो 3-4 दिन रहते थे। एक दिन मैं ऐसे गुजर रहा था तो एक चौथी मंजिल से आवाज़ आ रही थी गाने की। गाने की बड़ी अच्छी आवाज़ लगी मुझे, मैन गा रहा था कोई। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ गए ऊपर, तो वो ऐसे अंदर घुस गए। तो वो बाजे बाजे लेके बैठे थे, तो उनका नाम था मच्छिंद्र नाथ, वो टीचर थे, पता नहीं क्या थे। तो गा रहे थे, उनके साथ बैठे थे प्यासा सिंह जी, हरजीत सिंह प्यासा। क्या हारमोनियम, ये हारमोनियम वर्ल्ड में मैंने दूसरा है मेरे पास है, इससे बड़ा यही वाला हारमोनियम मैंने देखा था मच्छिंद्र नाथ जी के पास तब उस टाइम। हाँ, और ये फिर ये दूसरी स्टोरी है, पर ये वर्ल्ड का दूसरा हारमोनियम जो बज रहा है वो मेरे पास है। मैं लकी हूँ, मुझे मिला। ये भी बहुत कमाल स्टोरी बड़ी है। तो मैंने उनको बोला कि हम भी गाते हैं। ये मेरी बचपन से आती, 5 साल की उम्र से। जहाँ मैं कहीं फंस गया, मैं गाता हूँ जी, गवैया हूँ। गवैया आपके घर में शायद यही था कि एक बेटा हमारा गवैया। तो उससे मैंने कहा हम भी गाते हैं। तो थोड़े पोलाइट हुए, बोले चाचा बैठिए साहब। तो बातें चलती रही, चाय वाय पी। तो एक रिकॉर्ड चलाया उन्होंने, वैसे ही उनके उस्ताद थे राहत अली खान साहब। मैंने आवाज़ सुनी और पागल हुआ, यार ये इतनी अच्छी आवाज़। मैंने कहा कौन साहब गा रहे हैं? बोलते राहत अली खान साहब गा रहे हैं। मैंने कहा यार पाकिस्तान में इतने सिंगर और भी अच्छे सिंगर हैं। वो साहब ये हिंदुस्तान के सिंगर हैं। मैंने कहा यार, क्योंकि गज़ल की बात अलग थी। गज़ल में हमारे जगजीत पाजी गाते थे, बहुत कमाल। और तब मुझे जगजीत पाजी की, मेरी उम्र इतनी समझ नहीं थी मुझे कि वो क्या हो रहा है, पर मुझे गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब सब रटे हुए थे हम लोगों ने। मैंने कहा इतने अच्छे गाते हैं? बोले यहीं के? अरे यार गोरखपुर में। बोलते यहाँ रेडियो स्टेशन में है। और मैंने कहा ये किसी को सिखाते हैं? बोलते बहुत मूडी हैं, बहुत अक्खड़ हैं, 6 से 7 8 महीने लोग घूमते पीछे, बड़ी मुश्किल से सिखाते हैं। तब मैंने उसको, रंजीत था लड़का, मैंने कहा रंजीत यार यहीं रहते हैं यार, यहाँ कुछ सीखते हैं, कुछ बन जाएंगे। तो बोलते तू यार काठमांडू ले जाना था। मैं यार काठमांडू चलते जाएंगे, क्या जा रहे हैं, यही तो है काठमांडू, सुना है, देखा तो था नहीं। तो रुक गए। तो फिर मैं उस्ताद के आगे पीछे घूमना शुरू हुआ। बस वही 6 महीने बाद फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, कौन हो? 6 महीने बाद पूछा, रोज मिल रहा हूँ, क्या करना चाहते हो? मैं उनको पापा बोलता था, गाना बना लिया था। हाँ, बोले गाना सीखना है। गाना मैंने सुनाया उनको बहुत अच्छा लगा और थोड़ा रो पड़े। वो मेरी अम्मी को बोलते हैं, अपनी वाइफ को, कि अख्तरिया तो कहती थी हमारे यहाँ बेटा नहीं, ये देख हमारा बेटा रब ने भेज दिया, ये तेरा बेटा आज से। तो इस तरह मेरी तकदीर खुल गई, बहुत मज़ा आया, बड़े मस्ती वाले किस्से हैं। तो वो इस तरह ग्रुप में रख के मैंने फिर 83 की बस अभी बिगनिंग होने वाली थी। मैंने एक दिन मैं पार्क में बैठकर रो रहा था अंधेरे में, तो ढूंढे कहाँ आगे मेरे पास, क्या हुआ? देखा तो रो रहा है। रो रहा हूँ। क्यों रो रहे? मैंने कहा आपने मुझे बेटा बना रखा है और सिर्फ उल्लू बनाते हो, गाना वाना सिखा नहीं रहे। और अच्छा क्या सीखना है? मैंने कहा जो सीखना था वो गज़लें, तो सिखाता दूँ। मैंने कभी बैठ कर नहीं सिखाया, एक लाइन आपने मुझे 6 महीने लगा दिए। और तो चाहता क्या है? मैं चाहता हूँ, सामने बस स्टॉप था, वहाँ पे होर्डिंग लगती किसी की, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस तरह मेरे पोस्टर लगने चाहिए, ये दिलेर सिंह, उसमें मेरा नाम दिलेर। हाँ, वो उस पे आएंगे कि मेहंदी कैसे हुआ। हाँ, दिलेर सिंह होना चाहिए, ये उन्होंने गाया, ऐसा गाया। अच्छा बेटा हंसने लग गया, बेटा ये तो तेरे बाप के साथ नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं हो रहा लक्ष्य, आप मेरे उस्ताद सिखाओ तो सही, क्या चाहता है? मैंने कहा जहाँ जाऊँ बस ट्रैफिक जाम, लाठी चार्ज हो कि दिलेर सिंह शहर में आ गए हैं। तो वो बहुत हंसे, उन्होंने चुप कराया, गले लगाया, बहुत सारी दुआएं दी। बोलते एक दिन आएंगे, रात को लेटे हुए थे, तो मैंने सोचा वो रोज एक बोतल रोज शराब पीते थे रोज। मुझे उन्होंने एक ही शर्त पे सिखाया था कि एक तो मैं कभी शराब को हाथ ना लगाऊं, और दूसरा मैं कभी बाल ना कटाऊं, बड़ा होकर पगड़ी ही बांधूं। तो उनको बैठा हुआ था, रात के मेरे ख्याल 1:30 बज गए, सोते सोते बोलते कि मेरी बहुत दुआएं बेटा, तनु मौला दी अमान। थोड़ी पंजाबी बोलते थे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शागिर्द थे, उस्ताद पटियाला घराना मेरा। तनु मौला दी अमान, एक दिन आएगा
आशा आशा गाएगी मेरे बेटे के साथ, हाँ। आशा गाएगी मेरे के बाद। हाँ। तो मैं थोड़ा हंसने लग गया। हाँ। मैंने कहा बहुत नशे में हो गए तो, कहाँ आशा भोसले और कहाँ मैं। हाँ। तो जो उनकी दुआएं लगी ना वो बस। तो फिर मैं 83 जैसे शुरू हुआ तो मैंने और रंजीत को बोला यार चल। कहाँ? मैं चल यार थोड़ा इंडिया घूमते हैं। तो उसके भाई को भी बिना बताए रात को कोई 1 बजे हमने 10-10 फीट के वो जंप मारे, सामान फेंक के निकल गए। जहाँ ट्रेन जाएगी उधर चले जाएंगे। ऐसे हुआ स्टेम तार तोड़ भाग गए और उठे तो पता नहीं कौन सी एक जगह थी जहाँ पे स्टेशन, मतलब जहाँ पे उसके आगे ट्रेन जाती नहीं, पता नहीं क्या नाम था, बिहार की कहीं अच्छी जगह। हम उठे, मैंने ये कौन सी जगह भाई? तो बोला जो चाय वाय पिलाता बोलता है साहब ये फलानी जगह है। भाई ये कौन सी जगह यार? हम तो चढ़े थे कहीं और के थे, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ गए। तो ये फलानी जगह है। मैंने कहा इसके आगे? बोलते इसके आगे ट्रेन नहीं जाते। तो फिर वापस वही लखनऊ की तरफ जाओ, गोरखपुर की तरफ जाओ। हम फिर ट्रेन पे चढ़े, लखनऊ उतर गए। फिर हम 3-4-5 महीने खूब वहाँ, कभी लखनऊ, कभी आरा, कभी छपरा, कभी आसनसोल, कभी रांची, टाटानगर, ये सारी जगहें हम लोग घूमे जो मैंने बचपन में घूमी थी। जब मैं मतलब 3-4 साल का था, वो सारी जगहें घूमा, कीर्तन किया, खूब सारा नाम कमाया। फिर मैं आ गया दिल्ली कि अब दिल्ली आना चाहिए। दिल्ली आए तो जैसे ही मैंने सामान रखा, एक बैग था मेरे हाथ में, तो मेरे बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने मुझे देखा, उनका मुंह खुला ही रह गया, क्योंकि मैं समझ ली पूरे साल, सवा साल बाद आया। घर वालों को लगा पता नहीं कहाँ भाग गया, जिंदा भी है नहीं है। हाँ, ऐसे एकदम हैरान होकर देखे। और मेरी सिस्टर थी छोटी, वो देख के गिर गई। तो इसके बाद मेरे भाई ने थोड़ी देर बाद ब्रेक किया और लगे मुझे पकड़ के मारने। मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ, अभी मारो मत। तो कहाँ था ये? मैं कहा 2 मिनट, हम बात तो सुनो। मैं बहुत कुछ सीख के आया हूँ। कहने अच्छा क्या सीखा तूने? मैं हारमोनियम लाओ। हारमोनियम बजाया तो मेरे भाई खुशी में रोने लग गए। यार इतना अच्छा हारमोनियम बजा रहा है, कैसे? मैंने कहा ऐसे राहत अली खान साहब सीखा है, ये है। तो बहुत खुश हुए। फिर हम लोग 85 में फिर मेरे भाई ने मेरा नाम रख दिया दिलेर मेहंदी। अच्छा, भाई नहीं रख दिया? हाँ, बड़े भाई वही थे, अमरजीत भाई। किसके नाम पे रखा? ये परवेज मेहंदी साहब, परवेज मेहंदी साहब के शागिर्द। बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही, वो गुजर गए, बहुत अच्छा गाते थे। आवाज़ में इतना सुकून, इतनी अच्छी आवाज़, बहुत ही अच्छा गाते थे। और मैं उनकी गज़लें गाता था। तो कहते यार तेरा नाम ना परवेज मेहंदी ना, तो तेरा नाम दिलेर मेहंदी। मैं नहीं पाजी, मैं नहीं रखना नाम। क्यों? यार हम लोग सिख हैं और आपने मुस्लिम नाम रख दिया, कौन कहेगा ये क्या कम्बिनेशन है, दिलेर मेहंदी। बोलते यार परवेज मेहंदी पसंद करता ना, उसके भाई ने बोला कि यही नाम रखना है। परवेज मेहंदी साहब के कोई रिश्तेदार थे लाहौर में, मिले मेरे भैया को, उन्होंने बोला यही नाम रखो यार। तो मैं क्या, लोग कहेंगे यार ये मुसलमान है। बोलता है एक बात ध्यान रख दे, आर्टिस्ट होता है वो सबके लिए होता है, बिल्कुल। कोई मुसलमान, कोई सिख, हिंदू, कुछ नहीं। आर्टिस्ट है। तो ये बहुत अच्छा नाम है, तो मैंने रख लिया। वाह कितना बड़ा नाम हो गया, तो बहुत पसंद आया। फिर 85 में हम चले गए USA, 86 में, 86, 87 कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को। फिर वहाँ गज़लें को शो, और एक अपने सारे भाइयों के लिए अलग अलग गाड़ियाँ हमें मिल गई। हमारे बड़े भाई थे, 16 हमारे पास टैक्सियाँ थी, एक टैक्सी मुझे दे दी गई। बस खूब फन किया वहाँ। लाइफ ने और कुछ सीखा, जाके बर्कले यूनिवर्सिटी में थे तो बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। अच्छा खाना क्या होता है, पहनना क्या होता है, गाड़ी क्या होती है, हॉर्स पावर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें छोटी उम्र में ही मिल गई। तो लोग तो अब देखते ना गाड़ियाँ, उनको लगता ओहो। तो हमने तो मतलब छोटी उम्र में अच्छे खाने, अच्छे गाने, अच्छा पहनना, वो सब मिल गया, सब हो गया। फिर मैंने कहा यार मुझे नाम कमाना है, क्योंकि बचपन से मैंने गाना ही, तो मुझे लगा कि मुझे नाम कमाना है। मेरे मन में ये था कि मैं अगर इंडिया जाऊंगा तो ही नाम होगा।
तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं बोलो तारा लगाऊंगा। गजनी था मेरे पास, वो दारा सिंह जी थे, उनके साथ बहुत प्यार था हमारी फैमिली का, बड़े भाई का। तो वो हम लोग सारे ऐसे कारपेट में सारे बैठे हुए खाने वाने खा के, तो उन्होंने कहा कि देखो पाजी, ये दिल जो वहाँ जाना चाहता है इंडिया, तो यार क्या करेगा इंडिया जाके, जी नाम कमाना चाहता है, यार तू यहाँ इतनी बड़ी जगह यहीं कमा लेना। आप भी बातें कर रहे, बोलते कैसे रोकें। दारा जी बोलते बड़े प्यार थे इनको, यार तू चाहे तो मैं 2 महीने के लिए यहाँ लिटा दूँ इसको। वो कहते वो मुझे बहुत दावा आंदे ने, तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ हल्का टच करूँगा, इसका ये घुटना उतर जाएगा, फिर 2 महीने चल नहीं पाएगा, फिर मैं फिक्स कर दूंगा। मैंने दादा जी के पैर पकड़े, मैं अप्पा जी ऐदा ना करना प्लीज, नहीं बोलते यार फिर तो चेंज कर अपना मूड। मैं कहा अच्छे चेंज कर दूंगा। फिर कर करा के मैं इंडिया निकल आया। आप निकल जाते थे, मतलब मनमौजी शुरू से थे? मुझे था कि मतलब मुझे लगा कोई चीज ऐसी थी जो करवाती थी कि चल। तो जब इंडिया आया, इंडिया आके एक सेल फिर सारी फूकें निकल गई। हाथ में एक डायमंड रिंग थी, चेन थी गोल्ड की, कैमरा था मेरे पास, और वो धीरे धीरे सब चीजें बिक गई। चेन भी बिक गई, कड़ा भी बिक गया, हीरा डायमंड भी बिक गया। अब बहुत बुरी हालत। और फिर मेरे पास रह गई 2 पेंटें। मैंने कहा फिर जाऊंगा यूएसए, और यहाँ कुछ नहीं है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से चक्कर चला के, उन मेरे भाई के दोस्त थे डडवाल, गुरमीत डडवाल भी हैं, उनको रिक्वेस्ट किया, यार पाजी मुझे किसी तरीके यार टिकट अरेंज कर दो। तो ये मेरे भाई बुलाते नहीं थे गुस्से में, तू बन जाएगी रो। तो उन्होंने बोला ठीक है। डडवाल साहब ने उस टाइम अराउंड कोई 16 लाख रुपया इकट्ठा किया, बहुत अच्छे आदमी जिंदे रहे। तो उन्होंने मुझे फिर, अब मैं कैलिफोर्निया जा नहीं सकता था, तो मैं गया न्यूयॉर्क। वहाँ उतरा तो जो मेरी पैंट थी, जैसे ही मैंने ग्रिल को जंप मारा तो मेरे पास एक पैंट रह गई थी, वो भी फट गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। एनीवे, एक टैक्सी वाला था लाहौर से, उसने मुझे देखा, आओ पाजी आओ, बड़े प्यार से, कितने जाना है। मैंने कहा यार यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ न्यूयॉर्क में। बोलता आप वहाँ चलो, बहुत बड़ा अच्छा गुरुद्वारा है, वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कितने पैसे, वो बैठो यार, उन्होंने मुझे खाना वाना खिलाया, वहाँ छोड़ा और एक पैसे नहीं लिया। यार थोड़े बहुत के अंदर कुछ नहीं, तुझे पर आओ साढ़े ये है वो है। मैं वहाँ रहा 2-4 दिन गुरुद्वारे में। अब वहाँ पे लोग रोज सुबह ट्रेनिंग दी जा रही कि यहाँ पे ऐसे करेंगे, रेड लाइट पे अखबारें बेचेंगे, अखबारें फेंकेंगे, वहाँ से उतना वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे बिल्डिंग पेंट करा करेंगे। ठीक है, अब सारी मुझे स्टोरियाँ समझा रहे हैं ऐसे होना है। तो 4-5 दिन तो मेरा गाना इतना अच्छा था कि जो सुनता था वो दीवाना हो जाता था। फिर मेरे भाइयों को पता लग गया कि वहाँ पे न्यूयॉर्क आया हुआ। मेरा एक दोस्त था गोगा, उससे मेरी बात हुई, उसके जीजा वहाँ पे थे, वो पेंट करने जाते थे। यानी भाई ने पकड़ लिया फिर फ़ोन पे, कहने हाँ जी कितना हाल है। मैंने कहा ये मैंने माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हुई है, ये हुआ है। तब आ जा, फिर टिकट उन्होंने दी, फिर वापस सन फ्रांसिस्को। अब मुझे फिर 1 साल रहा, अब फिर लगा यार नहीं, पॉल मैककार्टनी का शो था और मुझे पीटर ग्रुप का पता नहीं था कौन है। तो मैं टैक्सी चला रहा था उस शहर में, छोटा बर्कले शहर, उस शहर में उस टाइम 30,000 लोग आ गए। आप सोचो कि शहर ऐसा लगे कि जैसे चींटियां घूम रही, इतना आदमी जा कहाँ रहा है। अच्छा, जितने रेस्टोरेंट से सबके खाने 4 o'clock तक फिनिश, सब जगह लिखा सोल्ड आउट। अब कोई खाना भी नहीं वहां पे, कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं। टैक्सी में चलाए जा रहा हूँ, लोग आए जा रहे हैं, बैठते हैं और 1 किलोमीटर जाते हैं, उतरते हैं, मेरे पास ऐसे डॉलर ऐसे फेंक के मेरे हाथ में, मैं चेंज ले लो, नहीं जी कॉन्सर्ट में जाना, जा रहे हैं। तो शाम 6 बज गए, मेरे हैंड में $4,000 इकट्ठे हो गए। मैं क्या ये हुआ क्या। तो फिर एक कोई लास्ट गोरा था, मैंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में समझना चाहा, उसने मुझे कहा कि सर पॉल मैककार्टनी का शो है इस स्टेडियम के अंदर। तो तकरीबन हम लोग अपनी गाड़ियाँ 60 किलोमीटर दूर पार्क करके आए। हम लोग वहाँ से
मेट्रो में आए, फिर वहाँ से गाड़ियाँ ले रहे हैं। तो ये है कौन है? बहुत बड़ा सिंगर है, बीटल, बीटल। मुझे पता नहीं बीटल क्या है। बस उस दिन मैंने मूड बनाया अपना, ने कहा यार मुझे इंडिया जाना है, मेरा नाम कमाना है और मुझे शो करना है यहाँ पे कैलिफोर्निया में। और इंडिया में जब शो करूँ तो लोग इस तरह, इतनी भीड़ आनी चाहिए मेरे शो में। ऐसा मूड हुआ। अब फिर दिल लगे ना कि कैसे बनाऊं भाइयों, कैसे बताऊं, पहले पिट चुका हूँ, पहले काम हो चुका है। और मैं फिर दोबारा तिगड़म लड़ा लू के फिर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो मैंने यहाँ पे समझ लिया 8-9 महीने तो स्ट्रगल की। अब जहाँ मैं जाऊँ सुंदर कपड़े पहन के गाने के लिए, पेमेंट होती थी मेरी कोई 150 रुपये, यहाँ इतनी मिलनी थी, पर मैं उसमें खुश था कि कोई बात नहीं, खाना उल्टा सीधा, किराए पे रह रहा हूँ, सब चल रहा है। लेकिन जुनून था, चलते गए। फिर मैंने शुरू किया 150 से, करते 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 फिर मुझे मिले एजे जसपाल साहब, मिले एम्बेसडर होटल में। ओ वो क्या आदमी थे वह। उन्हें जब मैंने पहली बार परफॉर्म करते देखा तो वो मेरे सिवा कोई और बात नहीं करते। आईटीसी पता नहीं, आईटीसी में ध्यान नहीं, एम्बेसडर होटल में होते थे। एम्बेसडर होटल में, यस, वहाँ वो होते थे। पर वो कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, बात हो रही, मान ली रेलवे की बात हो रही है, सारी टीम बैठी है, तो रेलवे की टॉपिक होता है और बोलते थे पर जो दिलेर मेहंदी जो गाता है ना, वो तो ट्रेन क्या, तो पब्लिक को ना मुँह देती क्या कि कौन है दिलेर मेहंदी, उनको पता ही नहीं। वो यार बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा सिंगर है। जसपाल साहब में से पंजा के मेरा शो था, बहुत कमाल हुआ उसमें। मुझे उसने ऑर्गेनाइजर ने कहा कि यार आज को आपको 350 रुपये मिलेंगे शो के। मैं बड़ा खुश हुआ यार, 150 से 350, वाह। चले गए गाने के लिए, मैंने गाया तो मैंने थोड़े बहुत गाने मिक्स करने शुरू किए थे। और जैसे कि उस टाइम मेरा अपना गाना था ही नहीं, ओ गुड़ना इश्क मिठा ओए होए गुड़ना माही रुसदा है ते रुस जाए, ओ बिंदिया चमकेगी अंगूठी चमकेगी, ओ तेरी आई मैं मर जाऊं ओए होए तेरी। वो ऐसे मिक्स किया तो ऑडियंस बहुत खुश है। वो कैलविनेटर घई थे, मेरा ख्याल कैलविनेटर वाले घई, उनके यहाँ पे शादी थी, वहाँ पे मैं परफॉर्म किया। मैंने, मुझे टाइम मिला था एक गाने के लिए, तो मुझे परफॉर्म करना पड़ा और हाफ एन आवर। वहाँ जसपाल जी ने मुझे देखा और फिर बुला लिया मुझे कि मुझे नंबर दो। मैं इतना ऑनेस्ट कि मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। मैंने कहा जिन्होंने भेजा उनका नंबर ले लो आप। बोलते नहीं फिर भी आपका नंबर चाहिए। कर करा के 4 दिन बाद मैंने नंबर दिया, तो बोला आप मुझे मिलने आओ। मैं मिलने गया, उन्होंने कहा ऐसा कि ये लिख लो 10 शो ले लो अपने। मैं बड़ा खुश, 350 साल से 10 शो। बोलते क्या उस दिन मैंने आपको 1000 रुपया दिया था, आपको मिल गए थे? मैंने कहा, मैंने देखा 10 शो 10,000 रुपया। मैंने कहा हाँ जी थैंक यू मिल गए थे। तो मुझे मिले तो 350 थे, बाकी सारे वो ले गए जिसने भेजा होगा उन लोगों ने। तो मैंने कहा यार उसका शुक्रिया, ये क्यों बोलो कि मुझे नहीं मिले। मैंने कहा मुझे मिले, थैंक यू जी। वो 10,000 मीन्स वाह, चक्कर ही आ गए मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रहा था यहाँ पे काम। तो वो मैंने शो किए, वो बड़े कामयाब हुए। एक लेडी थी बेदी नाम की, उनके यहाँ बर्थडे था, नहीं उनके बेटे की शादी थी, बेदी, मिसेस बेदी थी। मैंने सुना कि कोई बर्थडे था वहाँ पे आपने मिक्स किए थे बड़े सैनिक फार्म के अंदर। मैं वहाँ गया तो जाहिर है सैनिक फार्म में थे वो, उनका स्टाइल थोड़ा बहुत हैवी था बात करने का। मैं बैठा कोने में, तो देखिए ऐसी कैस्टें निकाली उन्होंने, राजेश खन्ना हिट, राज कपूर हिट्स, ऐसे बच्चन साहब हिट्स, ऐसे में ढेर पकड़ा दिया। बोलती ये कैस्टें सारे गाने याद कर लो। मैंने कहा जी आपके 10 दिन का प्रोग्राम, क्या बात करते हो, हमारे एक ही बेटे की एक कॉकटेल है। तो मुझे लगा कि यार अच्छा, मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि मैं गजलों वाला आदमी था और हिंदी गाने सुनता तो था लेकिन इतना सीरियस नहीं गा पाता था, क्योंकि मेरी आवाज़ गजलों जैसी थी। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं रफ़ी साहब की तरह गा लूँगा या किशोर साहब इतना अच्छा गाते हैं उनकी तरह गा लूँगा। मैं उनका फ़ैन तो हूँ पर उनको गा ही नहीं सकता। राइट। बहुत परेशान हुआ कि क्या किया जाए। कैस्टें उठाई थैले में, प्लास्टिक के थैले में लेके आ गया घर, वाइफ के साथ बैठा। मैं कहा यार
ये पंगा हो गया दादा। तो क्या हुआ? मैंने कहा ये इतने गाने पकड़ा दिए हैं। अच्छा, मैंने कहा जैसे मैं लिखने वैसे ही थोड़ा परेशान, अब मैं कहाँ लिखूं, कैसे गाऊं, क्या करूँगा। बस फिर शादी में थे उनके अभी 10-15 दिन, मैंने एक हफ्ते में बस मैंने कहा यार अपना वही काम करते हैं। मैं मेरे मेरे बड़े भाई अमरजीत भैया, रंजीत सिंह यूएसए में अभी हुआ है, हम सब मिलकर ना गाने मिक्स करते थे। मैंने कहा एकदम दिमाग खनका, पर जो मिक्सिंग वो करते थे उससे भी अच्छी मिक्सिंग मैंने एक राग बेस में, मैंने एक रिदम एक राग में शुरू कर दी। बस मैंने शादी से उनके एक हफ्ता पहले ही बोलते कितने बिजी लोग हैं। मैंने पापा जी को बोला, पापा जी ये तो कम से कम 6,000 रुपये चाहिए एक शो का, क्योंकि ये इनका काम है। सॉरी, एक 6,000 रुपये चाहिए पापा जी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। बोले अच्छा यार जैसा तेरे को अच्छा लगे तो कर दे। मैं कहा 6,000 रुपया में ग्रुप भी जाएगा और लाइट एंड साउंड भी 6,000, सब कुछ 6,000 के अंदर होगी। हमने लेडी को बोला, पापा जी ने नहीं नहीं जसपाल जी ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, ये बहुत महंगा हो जाएगा। तो वो जसपाल, यार तुम दलेर मेहंदी बुक कर रहे हो कि घोड़ी बुक कर रहे हो? बोले क्या मीन्स? बोले क्या महंगा हो रहा है, क्या महंगा? बोलेगा दलेर मेहंदी इतना बड़ा नाम, ये वो ना दलेर मेहंदी और लता मंगेशकर, समझ आ रही बात? तो लेडी मुंह देख रही पापा जी का, मैं भी देख रहा हूँ पापा बोले क्या जा रहे हैं। तुमको पता नहीं है या गुरदास मान या दलेर मेहंदी? वो फिर देख रही कि क्या कह जा रहे, गुरदास मान या दलेर मेहंदी, कहाँ ये आदमी बैठा है, कहाँ गुरदास मान ले 1 लाख रुपया। तो कर करा के जी पापा ने कहा इससे कम नहीं होगा। बड़ा दुखी हो गया ओके जी। पर जब मैंने शो किया, वो बस जितने लोग आए थे ना, उनको लग रहा था या तो उन्होंने पागल हो जाएंगे या दिमाग फट जाएगा, क्योंकि सारे गाने मैंने कर दिए, कोई छोड़ा नहीं, मिक्स किया था, एक सारे गाने मिक्स किया, खूब डांस खूब मस्ती। उस चीज को जो मैंने शुरू किया, आज मुझे खुशी है कि उसी चीज को सारी इंडस्ट्री फॉलो करती, चाहे इंडिया हो, बॉलीवुड हो, पाकिस्तान हो, और उसी चीजों को गाते हैं, सेम गानों को गाते जो मैंने रिमिक्स किए। वो एक नया दौर शुरू हुआ। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। कजाकिस्तान गए थे? हाँ, कजाकिस्तान में गया 94 में, वापस लकी हो गई मुझे। और वहाँ पे हमने समझ लो कि वर्ल्ड कंपटीशन था, जिसके चाइना नंबर 1 पे आया, सेकंड हम लोग आए। और वहाँ पे फिर जब मैं सड़क पे घूमता था तो लोग मैं देख के बल्ले बल्ले सब रशन करते थे, तो एक नई पहचान मिली। और हम डुर्रा करते थे, उसको भी सब नई पहचान मिली। वो करके आए। फिर तब हमारा शो मतलब काफ़ी महंगा हो चुका था, मतलब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, हम बहुत बिजी हो गए, बहुत बिजी। तो मुझे मिले जवाहर बातल, बहुत प्यार, अभी आज भी सुबह मेरी बात हुई उनसे बात हुई, कहते यार दलेर मैंने यार कुछ करना है, बड़ा काम करना, बस एक बार हो जाए मस्ती। करते 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 बोलते कुछ गाने को नहीं बता। मैंने बोलो तारा राय सब गाने किए। तो फिर मैग्ना साउंड के साथ मेरी मीटिंग रखी। मैग्ना साउंड के जो शशि कुमार थे, बहुत स्टाइलिश आदमी, यहाँ हयात में वो ठहरे थे स्वीट में, मैं उनको मिलने गया। और स्टाइल तो मैं भी बहुत ज़्यादा था स्टाइलिश, क्योंकि टर्म मैंने स्टाइल शुरू कर दिया था ये वाला। और मुझे ये था कि रहो हरदम किंग की तरह, अच्छे राजा की तरह। तो जब मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मुझे देखा, गाना सुना नहीं, गाना सुनने से पहले ही बोला कि ये जो जेंटलमैन बाहर, मैंने इसको देखा है, ये कुछ करेगा, इसको प्लीज साइन करो जल्दी। तो बहुत सारे लोग, 40 लोग आए थे, 40 में सबसे पहले मैंने साइन किया। फिर मैंने गाने बताए, मैंने गाना दिया, मैं डर दी रब रब कर दी, उनको बहुत अच्छा लगा। पर गाना फर्स्ट वो दिया था, पर हुआ पहले बोलो तारा। जब एल्बम लॉन्च हुई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे लाख मेरे ख्याल से बिकनी थी, और वो 20-22 लाख उस टाइम बिक गई थी। हाँ, 2 लाख बिकनी थी पूरे ब्रेक इवन करने के लिए 1 साल में। तो 2 लाख बिकी इन केरला। तो वो ये भी केरला से था, जिसका ऑनर था मैग्ना साउंड वाला, वो भी पागल हो गया कि हुआ क्या हमारे साथ। बस रब ने ऐसी सुनी। बोलो तारा भी मेरी मम्मी एक दिन गा रही थी, तो हम लोग क्या था, हम लोग कभी जैमिंग जब भी करने बैठे जाते थे,
तो बैठा होता तो मम्मी मेरे से गा रही, ओ बोलो तारा रा कंजर, तो मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगा, बीबी एक, मैं उनको बीबी बोलता हूँ, मैं बीबी, पंजाबी में बीबी हाँ ज्यादा मैं बीबी है, एक केड़ा गाना है, बोलती हम लोग बचपन में, मैंने अपनी नानी मम्मी वगैरह कब गाते थे शादियों में बचपन में, तो तब सुना है। मैं गा सकता, कहते क्यों नहीं गा सकता, बस तकदीर माँ ने जन्म भी दे दिया और कर्म भी दे दिया। और ये गाना जो वाह, है वाह, इसने वाह। फिर जो है, तो ये तो ये कुछ गाना जगह तो जगह। एक बार अगर आप ना नहीं सुनाएंगे तो दलेर मेहंदी इंटरव्यू कांट बी कंप्लीट। हाय ओ रब्बा, 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 ओ गड्डे ते ना चढ़दी गड्डी ते ना चढ़दी, छड़ियां दे टटू ते टप चढ़दी, बोल तारा रा, बोल तारा रा कंजरी कलोल कर दी। ऐसे गाना हुआ ही है। ये मेरी भी इस गाने से जुड़ी बड़ी एक याद है। मेरे ताऊ जी के घर में जब हम जाया करते थे तब छोटे छोटे गाने एज अ एड चलते थे, तब ऐसा तो था नहीं कि यूट्यूब है या, तो जैसे ये गाना आता था तो सबके बीच में उनके कंपटीशन चल रहा था कौन पहले नाचेगा। तो जैसे ये गाना आता था तो वो नाचना शुरू कर देते, तो हम पूछते थे यार ये क्या है, अरे ये पता नहीं दलेर मेहंदी का गाना आया, ये हम मतलब कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि कितना ही हम आज भी जो है ये गाना जब भी बजता है। अच्छा, इस गाने में जो आपका ड्रेसिंग सेंस था, वो एकदम किंग वाला जो कोट्स थे, वो आप पहले ही ला चुके थे। हाँ वो मैंने याद है। वो मतलब इस गाने से आपने लॉन्च नहीं किए थे। मैंने लुक पहले ऐसी कर ली थी, मेरे शोज होते रहते थे। मैंने साल में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा था कि 365 दिन होते थे, मैंने 370 शो किए थे। 370 शो में हरदम कुछ ना कुछ स्टाइल अगला कुछ चीजें, चूड़ीदार कुर्ता कैसे रखना है, मुझे बहुत शौक होता था कि मोतियों की माला कैसी होनी चाहिए, पन्ने की माला कैसी होनी चाहिए, तो ये सब जैकेट्स का इन दिनों बड़ा एक वो है क्रेज कि मतलब जैकेट्स जो आपकी होती हैं वो बड़ी शानदार होती हैं। शुक्र है आपका, क्योंकि मेरी ये होता है कि जो लोगों ने पहना है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई ब्रांड बड़ा मशहूर है तो उसको भी अपना रूप एक अच्छा अलग दिया जाए, उसकी भी उसके डिजाइन को भी ब्रेक करके उसको भी कुछ नया कर दिया जाए, तो ये शुक्र रब का वो कामयाब होते हैं। और कहते हैं ना हम लोग रोज, अभी हम लोग इंटरव्यू जो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अभी तो जो हमने किया, अभी मैंने 4 गुना नाम और कमाना है, तो आप सोचो मेरी जो मेहनत मशक्कत है इन माइंड वो ऐसी है जैसे मैं पहले स्ट्रगलर था 95 से पहले, अब मेरी वो हाल हो रखा है कि बिल्कुल मैंने बहुत कुछ नया देना है, कुछ नया बड़ा कुछ करना है। अभी जितना नाम उसका 4 गुना होके जाना है, अब 4 गुना रब कैसे लेके जाएगा वो जाने, और मेहनत। आप में ये जो कॉन्फिडेंस है जी, शुरू से मैं स्टार बनाऊंगा, मैं मतलब 2 बार आप विदेश से आ गए, उधर चले गए, और जब बोलो तरारा भी आपने किया तो इंटरव्यू में आपने कहा नहीं बच्चन साहब मुझे फोन करेंगे तो बॉलीवुड के लिए काम करूंगा और मेरे पीछे माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन जो है नाचेंगी। और वो हुआ भी, वो सच्ची बात हुआ। और मेरा दोस्त है जो अभी विमल बॉम्बे रहता है, उसको मैं ही लेके बॉम्बे गया था, अभी उसकी कुछ आ रही हैं छोटे अच्छे सीरियल आ रहे हैं, बड़े बड़े फिल्मों में अच्छा काम करता है। बोलता पाजी हम लोग बांद्रा में मैकडोनल्ड बैठे थे, बोलता पाजी तुसी बॉम्बे कदों आओगे, मैं कदों आओगे, मैं तो बॉम्बे बैठ खा तो रहे शो करके आए, नहीं इंडस्ट्री में कदों आओगे, मैं कहा जो पाजी बुलाने गए, पाजी को धर्मेंद्र पाजी, मैं कहा नहीं, कौन, मैं बच्चन साहब, जब वो बुलाएंगे तब आऊँगा। तो वो ना बर्गर खाता खाता हल्का सा हंसा कि शायद दिमाग बहुत चढ़ गया, बच्चे होते हैं और दोस्त होते हैं थोड़ा सा, तो वो क्यों करेंगे बच्चन साहब। 6 महीने बाद बच्चन साहब ने कॉल कर दिया कि ऐसे ही मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, मुझे बहुत चक्कर आ गए थे सुनकर, मुझे लगा कि जमीन हिल रही है, मैं अपने आप को संभाला, मैंने कहा ऐसे कभी नहीं बोलते, बोले मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करेंगे। अब सोचे, अब मैं तभी सोचना कि कितना मैं लकी हूँ कि जिनका मैं फ़ैन हूँ, सारी दुनिया फ़ैन है। आज भी मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था बच्चन साहब का, शत्रुघ्न सिन्हा का, इतना मज़ा आया मुझसे, मेरे मन में आया कि यार मुझे रोज़ इन सबको ना, ये मुझे जवाब दे ना दें, मुझे रोज़ इनको ना ट्वीट करना है, धर्मेंद्र पाजी को, बच्चन साहब को, शत्रुघ्न सिन्हा जी, और जो जिनको मैं पसंद करता हूँ, कि क्योंकि हम इनके हरदम फ़ैन हैं, फ़ैन रहेंगे। मैंने कहा यार दलेर मेहंदी को एकदम साइड पे कर दो,
मुझे रोज हाथ जोड़ के इनको ट्वीट करना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया में फरिश्तों की तरह उतरे हैं। ये लोग अलग ही उतरे हैं दुनिया में। तो बच्चन साहब को मुझे फोन आया तो वो तो खुशी है ही थी, बहुत मजा आया। फिर मैं पहला आदमी हूँ जिसने असूल बनाया कि जो भी मैंने शो की जो भी मजदूरी है, जो भी पेमेंट है, वो मैं चेक से लूंगा। मैं 95 मैंने असूल शुरू किया कि पैसा कैश नहीं लेना। लोग तो आजकल बातें करते हैं जीएसटी वेस्टी, आजकल बातें होती हैं, हमने 95 में शुरू की। तो शुक्र रब का, असूल भी अच्छे बनाए और चलता यार। अभी तो बहुत कुछ करेंगे। नया गाना भी एक आपका अभी मैंने देखा, यहाँ हम डीएम फोक स्टूडियो में बैठे हैं। जी, हम लोग डीएम फोक में बैठे हैं। यहाँ पे बड़े गाने आपने यहाँ रिकॉर्ड किए। जी, ये सच्ची। So, आई एम ऑल्सो लकी कि यहाँ बैठ के मुझे जो है आपसे बातचीत करने का मौका मिला। ये तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। आकाश जेटली हैं, साउंड इंजीनियर हमारे, और टीम बहुत अच्छी है। पारस है, मेरी वाइफ का बहुत साथ है, तरुण बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली मैं हूँ जरा बहुत ही मूडी आदमी हूँ। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं आया गाना रिकॉर्ड करने के लिए, आकाश हाँ जी फटो गाना रिकॉर्ड करना है। अच्छा, पर जरा कुर्सी इधर खींच लीजिएगा, वायर इधर नहीं आएगी, तो मेरा मूड गया। मैं मतलब बिल्कुल ही यार मुझे नहीं गाना। तो ऐसे आदमी को झेलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मूड ही है ना। तो इन सबका बड़कपन है, बेचारे चुपचाप शांत होके सेटल कर लेते हैं बात को, चलो कोई बात नहीं। तो ये बड़ी लकी जगह है हम लोग, हमारे लिए बहुत से बड़े गाने हैं। आकाश बहुत कमाल इंजीनियर हैं, आवाज़ जब भी कुछ बनाते हैं तो एकदम इतनी बड़ी कर देते हैं कि बस देखने का मजा आता है, सुनने का मजा आता है। तो वो जो नया गाना है, अगर वो अभी हमारे बहुत सारे गाने हैं। अभी ये भी गाना में जो लॉन्च होना अभी 26 जनवरी को हम लोग करेंगे। I wanna love, you wanna kiss me, I wanna love, you wanna kiss me, नारे 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 मुटियारे, नारे 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 मुटियारे, I wanna love, you wanna kiss me, ऐसे गाना है। ये भी लॉन्च होने वाला है 26 जनवरी को आप लॉन्च 26 जनवरी को लॉन्च करेंगे। नया साल इसी से शुरू होगा? मेरा नहीं, नया साल इससे शुरू है। मेरे ख्याल मेरा एक 20 जनवरी को गाना 20-22 को रिलीज हो रहा है जी में। फिल्म का नाम है शतरंज। उसमें मेरा गाना, इसमें मैंने फीचर भी किया, वो गाना लॉन्च हो रहा है। तो इस साल 2023 में मुझे लगता है मेरे 12-13 गाने जो बिल्कुल रेडी हैं वो लॉन्च होंगे। और जितना गैप था इतने सालों का, वो सारे मेरे फैन से भी माफ़ी चाहता हूँ, बस वो दूर हो जाएगा और मज़ा ही आएगा। बस हर जगह आपको दिलेर मेहंदी के गाने नए हर जगह आपको बजेंगे, सुनेंगे, और हर मूड के गाने, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब 12 महीने होते हैं लेकिन गाने जो हैं 12 से ज़्यादा आने वाले हैं। जाने शायद ज़्यादा ही आ जाए, 15-16 ही आ जाएंगे। बिल्कुल आने चाहिए। मतलब आपके गानों का तो सबको इंतजार रहता है। सच्ची बात, बहुत अच्छे गाने होंगे वगैरह। अब दिन मेरा है, मुझे बहुत खुशी हुई आज आपसे मुलाकात करके। और नेक्स्ट टाइम कुछ और बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत मतलब हमारे इंटरव्यू की सीरीज। अरे वाह क्या बात है। मतलब मैं तो क्या नाम है, बातचीत करते करते जो इतनी देर हो गई, लेकिन मुझे लग रहा था बस आप बोलते जाओ। नहीं, मेरी तो आदत है, मैंने तो हम लोग क्या, एक तो दिल बहुत हम लोग का बहुत क्लीन है, बहुत साफ। तो उसमें क्या है, हमने ये नहीं देखते कि सामने जो आया उसको टपाना है या क्या करना है। टपाने वाली बात नहीं है। मूड आया जो बोलना है तो बोल दिया, ठीक है करेंगे। नहीं करना तो यार मुझे एक शब्द नहीं बोलना। तो हम लोग सारे दिल से चलने वाले लोग हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलते। तो वो दिल का ही कनेक्शन था। मतलब आज क्योंकि 31 है तो मेरा पहले सुबह था कि कहीं कुछ प्लान करते हैं, कहीं चलते हैं। फिर 11 बजे करीब मुझे पता चला कि आज आपका इंटरव्यू हो सकता है। मैं कहा यार बाकी चीज़ें छोड़ो, मैं निकल गया था घर से। बहुत सारे चैनल को मना किया। तो थैंक यू सो मच। मैंने रास्ते में शेव शू करवाई। वो गाड़ी में एक जैकेट रखी हुई थी, मैंने कहा चल आज यही जैकेट का, क्योंकि मैं कहा दिलेर पाजी के साथ बैठना है तो मतलब जैकेट वैकेट भी थोड़ी बहुत उनसे नहीं बहुत प्यारी मैचिंग करती हुई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मतलब मेरे लिए इट्स एन ऑनर कि आपके स्टूडियो में बैठ के आपसे बात। शुक्र है, मैं कहूँ कि आप
हम दोनों के लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छा दिन, हम आपस में हमारा मिलना जी ये तो एक बहाना है, जी और जो हुआ बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सर। और मेरा 2022 जो है वो एकदम ग्रैंड नोट पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नया साल बहुत बहुत आपको मतलब खुशी बहुत आपको मार के, और जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, रब उनको भी बहुत लंबी उम्रें, खुशियाँ, तरक्कियाँ दे, और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।